हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन दुनिया में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हमने एक प्लेलिस्ट चालू की है, सीरीज़ चालू की है, जिसमें हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करने वाले हैं एज़ पर द रेलेवेंट एग्ज़ाम्स। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक बेस्ट प्लेलिस्ट है। आप अपने किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए एक क्विक रिवीजन चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट के थ्रू जा सकते हैं। हमने इसके कुछ लेक्चर डाल दिए हैं, कुछ और रह गए हैं। धीरे धीरे करके हम सारी वेब सीरीज़ को ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ख़त्म कर लेंगे। तो आज जो हम लेक्चर शुरू करने वाले हैं वो सोशल, रिलीजियस एंड रिफॉर्म मूवमेंट का सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया गया था दयानंद राजा राम मोहन द्वारा। ये इम्पोर्टेंट शुरू किया गया था राजा राम मोहन द्वारा। ब्रह्म समाज को स्टार्ट किया गया था 1830 में राजा राम मोहन द्वारा। ये ब्रह्म की समाज मतलब सोसाइटी ऑफ गॉड, इसको बोला गया सोसाइटी ऑफ गॉड। इसमें हमने प्रोविएट किया गया इस समाज में, इस सोसाइटी के द्वारा क्या आइडियलिज्म यूज़ किया गया, इसकी विचारधारा क्या थी, ये क्या था। इसने प्रोहिबिट किया है आइडल्ट्री को, आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट किया, आइडल वर्शिप को, और मीनिंगलेस सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स को। उस ज़माने में जब इंडिया काफ़ी हम बोल सकते हैं कि रिलीजन बहुत डेग्रेगेट हो गया था, क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस मिसकंसेप्ट शुरू हो गए थे। ऊपर से ब्रिटिशर्स आ गए, वो हमारी सोसाइटी को और डिग्रेड करने लगे, अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडियन सोसाइटी, इंडियन रिलीजन्स को डिग्रेड करने लगे। राजा राम मोहन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की। स्टार्टिंग में से आत्मसभा बोला गया 1815 में, 1819, फिर उसके बाद 1828 में उन्हें ब्रह्म समाज की इसी का नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज किया और इसकी एक पूर्ण तरह से विचारधारा दी गई। इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुज़म के बारे में प्रमोट किया गया, इन्होंने सब चीज़ देखी। इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट लिए क्रिश्चियनिटी के और हिंदुज़म के। जो पॉजिटिव चीज़ थी उसको प्रमोट किया, जो नेगेटिव चीज़ थी उसको हटाया गया। इन्होंने उपनिषद जैसे पहले जो वेदास थे, 4 वेदास को ही माना गया, उसमें बहुत ज़्यादा कर्मकांड थे, मतलब रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइस थे, उस चीज़ को हटाया और उपनिषद के द्वारा जो जो चीज़ें बताई गई उसको प्रमोट किया गया। केशव चंद्र सेन ने एक आइडल वर्शिप को बिल्कुल ही प्रोहिबिट किया। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान, निरंकार भगवान है, भगवान था, है और रहेगा, पर उसका कोई आकार नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं वो किस तरह का है। तो अगर हम किसी मूर्ति को भगवान मान के पूछ रहे हैं तो वो एक तरह से गलत माना गया है, इसलिए उन्होंने आइडल वर्शिप को गलत बनाया। काफ़ी सारे रिचुअल्स थे, जैसे यज्ञ, हवन, सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस, मैन सेक्रीफाइस, इन सबको हटाया और हिंदुज़म का जो प्योर फॉर्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। सेकेंड पार्ट जो आता है वो आर्य समाज। आर्य समाज जो स्टार्ट किया गया दयानंद सरस्वती द्वारा स्टार्ट किया गया 1875 बॉम्बे में। इनका मोटा इंडिया फॉर इंडियंस। क्रिश्चियनिटी को बहुत खिलाफ थे ये, यूरोपियंस के खिलाफ थे, क्योंकि यूरोपियंस गलत धारणा प्रचलित कर रहे थे इंडियन सोसाइटी में। इनका एक बहुत बड़ा मोटो जो बहुत उस समय बहुत फेमस हुआ, गो बैक टू वेदास, मतलब इंडिया का जो सोसाइटी है वो वेदों से शुरू हुई है और वेद ही सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, तो हमें वेदास की तरफ जाना चाहिए। इसकी वजह से इनका काफ़ी प्रमोशन हुआ और पंजाब और लाहौर, उस समय जो लाहौर था, जो पाकिस्तान में इस समय, वो पूरा पार्ट पंजाब का था, उसमें लाहौर में इनकी पहला हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया। हम बोल सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ गया था, जो पहला हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया था वो था लाहौर में। ठीक है, इनका जो, अब हम पहले दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था मूलशंकर तिवारी था। ये गुजरात में पैदा हुए 1824 में, गुजरात में पैदा हुआ 1824 में। इनकी लाइफ में, जैसे बुद्धिज्म की लाइफ में ना, उनकी कुछ चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा और उन्होंने अपने राज्य छोड़ के एक अपने आप को जानने की जर्नी में चले गए। सेम इन्होंने भी ऐसा ही किया। इनके अंकल और इनकी सिस्टर की डेथ इन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिस वजह से इन्होंने अपना घर छोड़ दिया 14 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में छोड़ दिया और पूरे देश में भ्रमण किया। फिर मथुरा में जाकर इन्हें एक गुरु मिले। गुरु जी का नाम था वीरंजन नंदन दानेश्वर।
वीरेंद्र नंदन दानेश्वर इनके गुरु का नाम था, जो मथुरा में उन्हें मिले। उन्होंने इन्हें योगा, मेडिटेशन और वेदास की नॉलेज दी। उन्हीं का एक ड्रीम था कि जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस जो ऑल ओवर उस डेट सोसाइटी में, उस समय जो सोसाइटी में लोग थे, वो वेदों को बहुत गलत तरीके से देख रहे थे और प्योरेस्ट फॉर्म को खो रहे थे। तो उनका मानना था कि हम वेदों को एक अच्छी इवॉल्व करके लाना पड़ेगा हमें, और वेदों में जो अच्छी चीज़ें वो दिखानी पड़ेगी सोसाइटी को। इसीलिए उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी, मूल शंकर तिवारी, जो बाद में जाके दयानंद सरस्वती नाम से बहुत फेमस हुए, इनको जिम्मेदारी कि तुम अपने ये जो प्रमोट है वेदास को देश भर में फैलाओ और पूरे विदेश तक फैलाओ। तो इन्होंने तब ये मोटो दिया कि गो बैक टू वेदास और इंडियाज फॉर इंडियंस, और बहुत सारे लोग इनसे जुड़े। इन्होंने एक बुक लिखी सत्येंद्र प्रकाश, ट्रुथ एक्सपोजन, जो बहुत फेमस हुई इस समय। इन्होंने प्रमोट क्या क्या किया, जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, बट एग्जाम ओरिएंटेड भी हमें देखना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस समाज ने क्या प्रमोट किया, किसके खिलाफ बात की। ओवरऑल देखो तो मोस्टली चीज़ें सब सेम ही है, बट हमें थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करके चलना पड़ेगा। इन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया, और एनकरेज किया विडो रीमैरिज को। साथ ही इन्होंने वुमेन्स के लिए इक्वल स्टेटस मांगा। इंटरकास्ट मैरिज के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हाँ, उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इंटरकास्ट मैरिज को ये प्रमोट कर रहे थे। इसकी वजह से इन्हें खुद से काफ़ी चीज़ों को, बैड चीज़ों को फेस करना पड़ा। आइडल वर्शिप को इन्होंने प्रोहिबिट किया कि नहीं, हमें आइडल शिप, देखो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने प्रमोट की और किस चीज़ को इन्होंने प्रोहिबिट किया। हम इन चीज़ों को ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या था, इन्होंने भाई प्रमोट किया है चाइल्ड मैरिज को, विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया है, और प्रोहिबिट क्या किया है, चाइल्ड मैरिज को। इन्होंने आइडल वर्शिप को प्रोहिबिट किया है, इन्होंने पॉलीगैमी को प्रोहिबिट किया है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को प्रोहिबिट किया है, इन्होंने पुराण को प्रोहिबिट किया, क्योंकि पुराण में काफ़ी, इनके मुताबिक पुराण में काफ़ी चीज़ें हैं जो सोसाइटी के इम्पैक्ट को और वेदास के जो रियल इम्पैक्ट को गलत साबित कर रही है। एनिमल सेक्रीफाइस को इन्होंने प्रोहिबिट किया है, और अनटचेबिलिटी को इन्होंने प्रोहिबिट किया है। और इन्होंने प्रमोट किसको किया है, इन्होंने प्रमोट किया है इक्वलिटी को, टचेबिलिटी मतलब वुमेन्स को इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए वुमेन्स को, विडो की रीमैरिज होनी चाहिए, रीमैरिज को प्रमोट किया है इन्होंने। दूसरा, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया है। इन्होंने चतुर्वर्ण सिस्टम को, जो गांधी जी के हिसाब से था, इनका भी वही एक सिद्धांत था, चतुर्वर्ण सिस्टम, कि कोई भी कास्ट के बेसिस पे ऊपर या नीचे नहीं है, हायरार्की में नहीं है, अपने कर्म, अपने वर्क के बेसिस पे चतुर्वर्ण है। कौन अच्छा काम कर रहा है, जो मतलब वर्क जो तुम काम कर रहे हो उसके बेसिस पे जो चतुर्वर्ण सिस्टम वर्क करता, उस पे इन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, वही सेम 1875 में। ये मोनोथिज्म को बहुत प्रमोट किया इन्होंने, मोनोथिज्म को, एकात्ववाद, मतलब कि एक ही भगवान है, 50 भगवान नहीं, अलग नहीं है। और इनके सोसाइटी के सोसाइटी में नोबल्स इन्होंने ट्रुथ दिए थे। और इनका, जैसे मैं बता चुका हूँ कि पहले ही इनका जो पहला हेडक्वार्टर, ये जो इनके मोनोथिज्म और इन सबसे प्रमोट हो गए, सबसे ज़्यादा लोग जो आए वो आए पंजाब और लुधियाना साइड से, तो उन्होंने पहला हेडक्वार्टर वहीं बनाया। दूसरा, शुद्धि मूवमेंट, ये दयानंद सरस्वती द्वारा ही शुरू किया गया था। इसमें वही कन्वर्जन करवाया गया था, हिंदूज को वापस लाओ, बट फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं था। इन्होंने अपनी प्योर फॉर्म दिखाया। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से जो लोग प्रमोट, जो भी लोग, ये नहीं कि सिर्फ हिंदूज ही जो गए थे, नहीं, जो भी इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जिससे भी वो लोग आ रहे हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि हाँ हिंदुज़म बहुत बेहतर है और उनको वापस ले आना चाहते हैं हिंदुज़म में, उन सबको वापस लाए। और इस एक पूरी सेरेमनी सीक्रेट की काफ़ी लोग, एक ह्यूज अमाउंट में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और वापस आए। इसको बोलते हैं शुद्धि मूवमेंट। राम किशन मिशन, ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके साथ एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिफॉर्मर का नाम जुड़ा है, दयानंद सरस्वती। ये अपने आप में ही, इनके ऊपर हिस्ट्री की, मतलब पूरी हिस्ट्री लिखी जा सकती है, पूरा दिन पढ़ाया जा सकता है। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल बंदे हैं। इनके लिए मतलब वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। सोसाइटी, मतलब इन्होंने पूरे हिंदुज़म को, पूरे इंडिया को वर्ल्ड पर प्रमोट किया, उसकी इमेज चेंज की। पहले लोग सोचते थे कि इंडिया में मिशनरीज भेजनी चाहिए ताकि उनके लोगों को प्रमोट किया जाए, उन्हें सिखाया जाए, समझाया जाए, उनको रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, योगा की नॉलेज दी जाए। बट जब इन्होंने
शिकागो में जब अपनी स्पीच दी और उसके बाद प्रमोशन शुरू किया और हिंदुज़म की रियलिटी को सोसाइटी के सामने, वर्ल्ड के सामने रखा, तब पता चला लोगों को कि इंडिया ऑलरेडी ही एक विकसित देश है, उसे सिखाने की नहीं, उससे सीखने की ज़रूरत है। एक पूरी इमेज को ट्रांसफॉर्म किया जो एक बंदे हैं, जो एक रिफॉर्मर हैं, दयानंद सरस्वती द्वारा। इनकी स्टोरी देख लेते हैं हम कि कैसे रामकृष्ण मिशन शुरू हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि विवेकानंद के गुरु कौन थे। गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली के बहुत बड़े भक्त थे, और दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता में वहाँ पे काली टेम्पल था, वहाँ पे प्रीस्ट थे, और ये काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस सेक्रीफाइस और लोगों की सेल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस और सेल्फलेस एक्शन में बिलीव करते थे। यत्र जीव तत्र सेवा, मतलब मानते थे कि जहाँ जीव है वहाँ सेवा है, और जीव की सेवा ही मानव धर्म है। इनका मानना ये था। इनके रिफॉर्मर थे, मतलब इनके डिसाइपल थे विवेकानंद इनके डिसाइपल थे। इन्होंने उन्हें एक मिशन दिया कि आप जाओ पूरी दुनिया में अपने हिंदुज़म को, रियलिटी को समझाओ। जैसे अभी मैंने पहले बताया था, सेम इनको भी ऐसे ही दिया गया था, बट इन्होंने वर्ल्ड वाइड इसको प्रमोट किया। तो ये दिशा इन्होंने 1897 में ये शुरू हुआ। बिलोर मठ बनाया कलकत्ता में, और इनके जो पहले डिसाइपल या फेमस डिसाइपल जिसे कह सकते हैं, पहले तो नहीं बट फेमस और फेवरेट डिसाइपल थे, विवेकानंद थे। इनका वही था जो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो था आइडल ऑफ सेलिब्रेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। द बेस्ट वे टू सर्व गॉड इज टू सर्व मैनकाइंड। इंसानियत पे ज़्यादा बिलीव करते थे, मैनकाइंड पे बिलीव करते थे। अगर इंसानियत पे तुम काम करोगे, मैनकाइंड के लिए काम करोगे, तो सोसाइटी में अपने आप ही चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ईविलनेस ख़त्म हो जाएगी। इनका ये मानना था। दूसरा आता है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के जो मतलब ये एक मेरे पर्सनल भी इनके काफ़ी मैं मानता हूँ इनको, एक मतलब ये है हेनरी लुइस वेवर डेजिरियो। ये 21 साल जिए, मात्र 21 साल जिए। इनका जन्म हुआ था 1809 में, और 31 में इनकी डेथ हो गई। मतलब 21 साल करीब इनके जीवन का, 21-22 साल का। और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने काफ़ी चीज़ों को रिवलाइज किया, लोगों के अंदर परिवर्तन। आज इतने बड़े होने के बाद भी लोग एक बंदे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बट इन्होंने इतनी कम उम्र में काफ़ी अपने जैसे यंग लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। इनका जो मोटो था, इनका जो वो था, ये एंग्लो इंडियन थे। ये एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन बेसिकली है तो इंडियन ही, बट पेरेंट्स इनमें से मतलब नहीं है, एक पेरेंट इंडियन नहीं है, बट बेसिकली इनका ये थे कि इनके जो पिताजी थे वो पोर्चुगीज थे, मदर इंग्लैंड की थी, मतलब इंग्लिश वूमेन थी, बट ये बॉर्न इंडिया में हुए थे, सो इसलिए एंग्लो इंडियन थे ये। और ये द हिंदू कॉलेज में टीचर थे, और इन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई जिसमें यंग जो स्टूडेंट्स थे, इनके जो स्टूडेंट्स जो जिनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, ये काफ़ी एक अच्छे टीचर थे, तो इनसे काफ़ी यंग स्टूडेंट इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने इनके साथ कदम से कदम मिलाया और एक रिवोल्यूशनलाइजेशन सोसाइटी की तरफ बढ़ाया। इन्होंने रैशनलिज्म को फोकस किया, स्पिरिचुअलिटी और इन सब पे तो फोकस था ही, बट रैशनलिज्म पे इनका काफ़ी फोकस था कि मतलब क्वेश्चनिंग करो, क्यों ये चीज़ें हैं, अगर रिचुअल्स हैं तो क्यों रिचुअल्स हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, इनसे हमें क्या मिलने वाला है। साइंटिफिक टेम्परामेंट की इन्होंने जगाया लोगों के अंदर। ठीक है, इन्होंने रेडिकल आइडियाज़ को प्रमोट किया। रेडिकल आइडियाज़ मतलब जिससे चीज़ें सही या गलत के बारे में डिफरेंस पता चल जाए। इन्होंने डिमांड की वुमेन्स की एजुकेशन के लिए सबने डिमांड की, और स्पेशली वुमेन एजुकेशन के लिए। इन्होंने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ बात की, इन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, इन्होंने ट्रुथ पे बिलीव करने की बात की। यही था इनका मूवमेंट। इन्होंने अपना पहले मतलब एडिटर भी बने ये हेरपस के, और इन्होंने लाइब्रेरी गैजेट के, ये दोनों इनके न्यूज़पेपर थे जिन्होंने इन्होंने एडिटिंग की थी। और उसके बाद जो लास्ट में ये एसोसिएट भी रहे इंडियन गैजेट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज में जो रिवोल्यूशन था या हम रिफॉर्म था, ये मोस्टली महाराष्ट्र में प्रमोटेड था। मोस्टली जो इसका रीजनल लोकेशन थी वो महाराष्ट्र में थी। प्रार्थना समाज प्रेयर सोसाइटी, लोगों ये प्रेयर के थ्रू मतलब नॉन वायलेंस में बिलीव तो वैसे भी नहीं करता था कोई भी समाज, बट प्रेयर थ्रू इनका ये था कि प्रार्थना से चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं। इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1876 में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा हुआ। बाकी और भी प्रोमिनेंट लीडर थे, जैसे दादा भाई पांडुरंगा, केशव चंद्र सेन पुराने वाले ही हैं, वही केशव चंद्र सेन है। बट क्या सीन था कि वो जब
एक जब रिवोल्यूशन शुरू होता है, एक जगह से दूसरे दो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो यहाँ पे भी इन्होंने अपने योगदान दिया। ये वहाँ गए, आत्माराम पांडुरंग केशवचंद सेन से मिले और उन्होंने देखा कि ये बहुत प्रमोनेंट काम कर रहे हैं, तो वो इनसे इन्फ्लुएंस हुए, आत्माराम पांडुरंग इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने यहाँ महाराष्ट्र में शुरू करा ये। तो ये इसलिए केशवचंद सेन भी इनसे जुड़े हुए थे। दूसरे तीसरे जो महत्वपूर्ण रिफॉर्मर थे वो महादेव गोविंद रानडे, वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी उस समय की, और उन्होंने रिफॉर्म के लिए बहुत कुछ किया। इनका जो मेन मोटो था वो सोसाइटी में रिफॉर्म लाना था, वर्शिप के थ्रू। एम्फेसाइज करते थे मोनोथिज्म को, मतलब एक भगवान पे ही बिलीव करते थे, आइडली एक पे थे। इनका मेन मकसद था कि वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना, क्योंकि उस समय आप देख रहे होंगे इतने सारे समाज हैं, प्रोमिनेंटली लोग दो चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले कि ज़्यादा भगवानों के पीछे नहीं जा रहे हैं, या मतलब मेरा बेसिकली मतलब भगवान नहीं, ज़्यादा ऑल ओवर सोसाइटी में जो वो थे कि क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, इस्लाम, हिंदुज़म, ये सब एक दूसरे को कॉम्पिटिट कर रहे थे, तो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना था, वो सिर्फ एक पे फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, वुमेन्स की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी ओवरऑल सोसाइटी में, तो वुमेन्स को अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। जैसे विवेकानंद ने बोला है कि अगर आपको सोसाइटी में देखना है कि सॉरी, जैसे अंबेडकर ने बोला है कि आपको देखना है कि सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट कितना है, सोसाइटी में एनरिचमेंट कितना है, सोसाइटी प्रॉस्परस कितनी है, तो वुमेन्स की कंडीशन देखो। अगर वुमेन वहाँ अच्छी है तो इसका मतलब सोसाइटी अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी है। इन्होंने चाइल्ड मैरिज पे डिस्क्रिमिनेट किया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इनका जो मन था, उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को किया, और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को डिसबैन किया। काफ़ी चीज़ें इन्होंने की। इन्होंने मीटिंग ड्रॉ करते थे ये लोग मतलब गैदरिंग करते थे, बट गैदरिंग में ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदुज़म पे ही फोकस होता था, ये क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, हिंदू टेक्स सब पे डिस्कस करते थे, और उनका बुरा या अच्छा जो भी सोसाइटी में डिस्कशन के थ्रू निकलता था, मीटिंग में डिस्कशन के थ्रू निकलता था, उस पर डिबेट करते थे कि ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है, ये बुरा है तो क्यों बुरा है, और जो जो पॉजिटिव थॉट्स निकलते थे उन्हें ये सोसाइटी में और अपलिफ्ट करने के लिए, प्रमोट करने की हेल्प करते थे दूसरों को। थर्ड जो बचता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में नहीं इस्टेब्लिश हुई थी, ये रशियन वुमेन थी, उन्होंने शुरू किया था। मैडम HB बेलेस्की जो रशियन थी, इन्होंने फाउंड किया था, और इनके सपोर्ट हेल्पर थे जो थे कर्नल HS स्कॉट। और इसके बाद एनी बेसेंट एक प्रोमिनेंट थी जो इस सोसाइटी से जुड़ी थी। एनी बेसेंट फिर इंडिया आई और इंडियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो इसमें एक प्रेसिडेंट भी रही थी। उसके बाद ये यहाँ इनका मतलब जो फाउंड हुआ था न्यूयॉर्क में था, बट उनके फिर शिफ्ट करके अदियार महाराष्ट्र में इन्होंने फिर अपने मध्य प्रदेश अदियार मद्रास IR मद्रास में 1857 में इन्होंने अपना यहाँ प्रमोट कर लिया, शिफ्ट कर लिया सॉरी। जो कॉमन इनकी जो चीज़ें थी जो इनके अपलिफ्टमेंट के थे, ये लोग ना हिंदू सोसाइटी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। इन्होंने कहा कि हमें और भी कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना अदर सोसाइटी के रिलीजन्स को भी, बट सबका जो बेस रखा इन्होंने, जो वो रखा वो हिंदुज़म को रखा था। और इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को भी एक स्मॉल सेगमेंट में लिमिट करने की कोशिश की कि हाँ मतलब ये ठीक है, बट इतना भी ठीक नहीं है कि सोसाइटी में अच्छा है या बुरा। कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने सबको डिसाइड करने की शुरू की। जो कर्नल HS स्कॉट हैं, ये श्रीलंका में काफ़ी बुद्धिज़्म के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो इसलिए आज भी अगर श्रीलंकन हिस्ट्री देखते हो तो इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान दिखता है। इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए, जो अगर हम देख सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट काम जो इन्होंने हेल्प किया सोसाइटी में, उसने नेशनलिज्म की फीलिंग थी। इन्होंने नेशनलिज्म के लिए बहुत अफोर्ड किया कि इंडिया के जो नेशनलिज्म में इन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और नेशनल आइडियाज़ को, इंडियन आइडियाज़ को प्रमोट करा, कॉम्प्रिहेंसिवली आगे रखा। इनके दो डॉक्ट्राइन, जो दो फिलॉसफी इन पे जो ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, जो फिलॉसफी पे जो ज़्यादा बिलीव करती थी इनकी सोसाइटी, वो है दो हैं, एक तो कर्मा और दूसरा ट्रांसमाइग्रेशन। मतलब कर्मा, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही भुगतना पड़ेगा, और ट्रांसमाइग्रेशन सोल मतलब कि आप जैसा अब करोगे उसके हिसाब से आपको अगले जन्म में कैसा कर्म मिलेगा या कैसे जन्म मिलेगा, ये इस पर ये बिलीव करते थे। ये प्रमोट करा इन्होंने, काफ़ी कुछ चीज़ों को प्रमोट किया है, जैसे ब्रदरहुड को प्रमोट किया है कि कोई भी किसी भी कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स या ग्रीड का हो, सबको एक समान माना है इन्होंने।
सबको इक्वलिटी के जरिए एक्सप्रेशन ऑफ इक्वलिटी दिए इन्होंने, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया, कि सब एक समान है, एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, सब एक दूसरे की बात मान सकते हैं, सब एक इंसान के रूप में दिखा है। मैन काइंड को इन्होंने बिलीव दिया, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, इन सबको डिसबैन किया। लास्ट जो आता है वो आती है श्री नारायण धर्म प्रतिपालन योगम, प्रतिपालम योगन। ये इनके एक अपने आप में ही एक डिवोशनल पावर कह सकते हैं हम इन्हें। इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सीखने के लिए इनसे। इनका जो जन्म हुआ था वो केरला में हुआ 1857 में, इजहार कास्ट में। किसमें, सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये श्री नारायण गुरु के बारे में हम जान लेते हैं। इनके बारे में अगर जान लिया तो हमें ये मूवमेंट अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इनका जन्म हुआ 1856 में, 1856 में हुआ इजहारा कास्ट में। इजहारा कास्ट मतलब केरला की कास्ट है, ये केरला की तरफ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट ये लोअर कास्ट है। तो इन्होंने बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया है, इन्होंने बचपन से ही कास्टिज्म को देखा है बारीकी से। इनकी फिलॉसफी है इक्वलिटी पे, सोशल इक्वलिटी पे। इन्होंने एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन पे बिलीव किया, एजुकेशन टू ऑल, सब पे एजुकेशन पे बिलीव किया, एजुकेशन टू ऑल। और इन्होंने स्लोगन दिया था, जो स्लोगन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, जो आज भी प्रोमिनेंट है, वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड। इसको हम डायरेक्टली इंक्लाइन कर सकते हैं कि भाई ये मोनोथिज्म की तरफ इंक्लाइंड है। इन्होंने 1808 में इन्होंने पहला एक टेम्पल बनाया, शिव टेम्पल। क्योंकि जब ये छोटी कास्ट से थे तो इनको इस मूवमेंट में शामिल, मतलब इनको टेम्पल एंट्री बैन थी इनकी कास्ट को लेके। इनको और इनकी कास्ट को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, और टेम्पल एंट्री एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट चीज़ थी। तो उन्होंने एक टेम्पल बनाया, शिव टेम्पल, जिसमें छोटी कास्ट के लोग, मतलब छोटी कास्ट उस समाज के हिसाब से उनकी छोटी कास्ट है, उनको अलाउ किया कि आप आ सकते हैं। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल बनाया है इन्हें, उसमें इन्होंने मिरर रखा, जिसमें जो भी जो दर्शनार्थी आएंगे वो अपने आप को देख सकते हैं। इनका मानना था कि भगवान खुद में है, आप अपने आप को अपलिफ्ट करो, ह्यूमनिज्म के काम करो, और मोरल चीज़ों में सपोर्ट करो, ह्यूमैनिटी को डेवलप करो, मैनकाइंड की हेल्प करो। आप मैनकाइंड की हेल्प करोगे तो ऑटोमेटिकली गॉड की हेल्प करोगे, गॉड के लिए पास जाओगे। तो इनका यही मानना था। तो इनकी जो सोसाइटी, इन्हीं के विचारधाराओं पे, इनकी विचारधाराओं और इनकी फ़िलॉसफी पे जो बाद में सोसाइटी डेवलप की गई, उसको बोला गया SNDP। और ये स्टैब्लिश 1902 और 1903 में, जो आज भी प्रोमिनेंट केरला और साउथ इंडिया में ये प्रोमिनेंट आज भी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू दोस्तों। हो सकता